देखो परिमेय 6.4 में दिया हुआ है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। दिया है कि दो त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है? दो त्रिभुज है। बोला है एक त्रिभुज की भुजा दूसरी भुजा त्रिभुज के भुजा क्या है? समानुपाती है, यानी एक अनुपात में है। तो एक त्रिभुज बनाए हैं ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। दोनों में मतलब ये थ्योरम में क्या बोला है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती है, यानी एक अनुपात में। एक अनुपात में बोले तो ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ और बी सी बटा ई एफ क्या है? एक अनुपात में। एक अनुपात में है ना। समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। अगर इन दोनों त्रिभुज की भुजाएं एक अनुपात में होंगे तो इनके जो संगत कोण होंगे, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, इनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे और इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप होंगे। ठीक है, यानी थ्योरम में क्या बोला है कि यदि दो त्रिभुज हो, दोनों त्रिभुज के भुजाएं एक अनुपात में हो, यही ना। तो अगर हम लोग ये प्रूव कर देते हैं इनके संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो लिखे हैं कि दिया है इस थ्योरम में क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में दिया है कि इनके भुजाएं एक अनुपात में है, यानी ए बी बटा डी ई है ना। ये देखो ए सी बटा डी एफ और बी सी बटा ई एफ, ये एक अनुपात में दिया है। ठीक है, और ये रचना अपने मन से बाद में किया है, पहले तो ये दोनों त्रिभुज दिया है, ये रचना बाद में किया है। ठीक है ना। हम लोग क्या सिद्ध कर देना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दोनों एक दूसरे क्या है? समरूप है। और समरूप होने का कंडीशन क्या है? भुजाओं का अनुपात एक है तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, तब जाके समरूप होगा। रचना में हम लोग क्या किए कि जितना ए बी है ना उतना ही लेंथ डी बी लिए, ए बी बराबर डी बी, ए सी बराबर डी क्यू, यानी देखो इस त्रिभुज की इस भुजा की लंबाई और इस त्रिभुज की ये भुजा की लंबाई आपस में क्या है? बराबर है। फिर वैसे इन भुजाओं की लंबाई आपस में क्या है? बराबर है। रचना में ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू लेकर क्या किए? पी को क्यू से मिला दिए। क्लियर है? तो वही लिखे हैं कि ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू काटा तथा पी को क्यू से मिलाया। इसमें दिया क्या है? ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ, इतना चीज़ दिया है ना। तो हम इसमें से दो चीज़ ले लिए, ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ, ये दिया हुआ है। ठीक है, देखो तो ए बी के पास क्या लिख सकते हैं? डी पी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी और डी पी आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे ए बी है ना, यहाँ पे डी पी लिख दे, क्योंकि ए बी बराबर डी पी है। क्लियर है? बटा में डी ई है, डी ई। ए सी बराबर क्या है? डी क्यू है ना, तो इस ए सी के पास डी क्यू लिख सकते हैं। तो ए सी के पास लिख दिया डी क्यू, अब बटा में डी एफ है तो डी एफ। यहाँ रीजन लिख दिया, चूंकि ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू रचना से। ये कहाँ से लिखे हैं? रचना से। रचना में दिया हुआ है कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। क्लियर है? देखो फिर इसको उल्टा कर दिए, डी ई को ऊपर और डी पी को नीचे, वैसे डी एफ को ऊपर और डी क्यू को नीचे। बताओ तो डी ई यहाँ से लेकर यहाँ तक डी ई है ना, तो डी ई को क्या लिख सकते हैं? डी पी प्लस पी ई लिख सकते हैं। तो डी ई को लिख दिया डी पी प्लस पी ई, अपॉन में डी पी है तो डी पी, डी एफ ये टोटल है ना। डी एफ को क्या लिख सकते हैं? डी क्यू प्लस क्यू एफ, तो इसको लिख दिया डी क्यू प्लस क्यू एफ, अपॉन में डी क्यू है तो डी क्यू। बताओ तो इन दोनों के बेस में ना डी पी है, तो डी पी को अलग करें, डी पी अपॉन डी पी प्लस है प्लस पी ई अपॉन डी पी, बराबर है बराबर। देखो डी क्यू दोनों के बेस में अलग कर दिए, तो डी क्यू बटा डी क्यू, बीच में प्लस है प्लस क्यू एफ अपॉन डी क्यू। फिर से एलसीएम निकालेंगे, इतना आ जाएगा ना। देखो डी पी से डी पी कट गया, डी क्यू से डी क्यू कट गया, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस पी ई बटा डी पी, यहाँ बच गया 1 प्लस क्यू एफ अपॉन डी क्यू। ठीक है ना। प्लस 1 इधर आएगा तो 1 1 भी कट जाएगा ना, तो काट दिया। यहाँ पे बच गया पी ई बटा डी पी और ये बच गया क्यू एफ अपॉन डी क्यू। ठीक है ना। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को बराबर के अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा त्रिभुज के तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यही ना बोलता है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो देखो त्रिभुज डी ई एफ में देखो इसके दो भुजाओं का अनुपात डी पी अपॉन पी ई डी क्यू अपॉन क्यू एफ है ना जी। भले उल्टा है, ये देखो पी ई ऊपर लिख दी, पी ई ऊपर है पी ई बटा डी पी क्यू एफ अपॉन डी क्यू। इसको चाहेंगे तो उल्टा भी कर सकते हैं ना।
तो यानी इनके दो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या है, बराबर है ना, पी ई बटा डी पी क्यू एफ बटा डी क्यू। और ये बराबर अनुपात में कौन कर रहा है, पी क्यू कर रहा है ना। तो पी क्यू जो रेखा है त्रिभुज के तीसरी भुजा के समानांतर, तो पी क्यू किसके समानांतर हो जाएगी, ई एफ के। तो पी क्यू समानांतर हो गया ई एफ के थेल्स परिमेय के विलोम से। क्लियर है ना। यदि दो लाइन, ये देखो तो ये पी क्यू और ई एफ दोनों एक दूसरे के समानांतर है तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। पी क्यू समानांतर है ई एफ के तो संगत कोण बराबर होंगे, कोण पी बराबर होगा कोण ई, कोण क्यू बराबर होगा कोण एफ। रीजन क्या है, संगत कोण। तो कोण पी बराबर कोण ई तथा कोण क्यू बराबर कोण एफ, संगत कोण क्या है, बराबर है। और इसको मान लिए समीकरण 2। देखो पहले इसको फर्स्ट माने थे, इसको 2 मान लिए। क्लियर है। उसके बाद देखो अब हम लोग कौन त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज डी पी क्यू। इसमें 2 त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज डी पी क्यू और दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं डी ई एफ। तो वही लिखे हैं त्रिभुज डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ है। त्रिभुज डी पी क्यू में क्या दिया है, देखो तो ये वाला देखो त्रिभुज डी पी क्यू। तो त्रिभुज डी पी क्यू का ये देखो कोण पी और त्रिभुज डी ई एफ के कोण ई। देखो तो डी पी क्यू के ये वाला कोण डी और डी ई एफ के कोण ई आपस में क्या है, बराबर है। देखो तो इसको समीकरण 2 मान लिया, ठीक है ना। अब ये वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है ना। तो देखो तो त्रिभुज डी पी क्यू का ये कोण पी, त्रिभुज डी पी क्यू का कौन सा कोण जी, ये वाला पी, और त्रिभुज डी ई एफ का कोण ई आपस में क्या है, बराबर है, कोण पी बराबर कोण ई, है ना जी। यहाँ देखो समीकरण 2 में कोण पी बराबर क्या है, कोण ई। इसमें 2 त्रिभुज है ना, डी पी क्यू और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। तो कोण पी बराबर क्या है, कोण ई, पी बराबर कोण ई। फिर देखो त्रिभुज डी पी क्यू का कोण क्यू और त्रिभुज डी ई एफ का कोण एफ आपस में क्या है, बराबर है, कोण क्यू बराबर क्या है, कोण एफ। ये भी समीकरण 2 से संगत कोण है, बराबर है ना, ये दोनों समानांतर है। तो लिख दिए समीकरण 2 से। क्लियर है। और हम शुरुआत में ये भी बताए थे यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर हो, कितने कोण, 2 कोण बराबर हो तो तीसरा कोण भी बराबर ही होता है, इसलिए बोल देते हैं वो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो त्रिभुज डी पी क्यू के कोण पी और त्रिभुज डी ई एफ के कोण ई बराबर है। डी पी क्यू के कोण क्यू और डी ई एफ के कोण एफ बराबर है ना। तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज डी पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के ए समरूपता से, क्योंकि इसके 2 कोण आपस में क्या है, बराबर है। और जब 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है कि नहीं होता है। ये दोनों त्रिभुज डी पी क्यू और डी ई एफ दोनों एक दूसरे समरूप है तो इनके भुजाएं एक अनुपात में होंगे ना। इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, लेकिन संगत कोण से ही प्रूव किए हैं, इसलिए भुजाओं को क्या लिख देंगे कि हाँ भाई ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके भुजाएं एक अनुपात में होंगी। बात क्लियर है। 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं एक अनुपात में होती है, ये शुरुआत में थ्योरी में भी लिखवाए हैं। तो देखो तो त्रिभुज डी पी क्यू के भुजा डी पी और त्रिभुज डी ई एफ के भुजा डी ई एक अनुपात में हुआ डी पी अपॉन डी ई। त्रिभुज डी पी क्यू के भुजा डी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ के भुजा डी एफ सॉरी एक अनुपात में होगा, डी क्यू अपॉन डी एफ होगा ना। फिर देखो त्रिभुज डी पी क्यू के भुजा पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ के भुजा ई एफ एक अनुपात में होगा, डी पी क्यू अपॉन ई एफ। क्लियर है। देखो तो डी पी किसके बराबर है, डी पी ए बी के बराबर है। तो जहाँ पे डी पी है वहाँ पे ए बी लिख सकते हैं क्योंकि डी पी बराबर ए बी है। तो डी पी के पास ए बी अपॉन में डी ई है डी ई। डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के। तो डी क्यू के पास ए सी लिख सकते हैं, अपॉन में डी एफ है डी एफ, अपॉन में पी क्यू अपॉन ई एफ है तो पी क्यू अपॉन ई एफ। और ये कहाँ से लिखे हैं, डी पी के पास ए बी, डी क्यू के पास ए सी, रचना से ना, तो यहाँ रचना से लिख दिए और इसको मान लिए समीकरण 3। क्लियर है ना। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो हम लोग मतलब मेन मकसद क्या है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ इन दोनों को समरूप प्रूव करना है ना। तो इन दोनों को समरूप प्रूव करना है, उसके लिए हम लोग क्या किए, समीकरण 1 और समीकरण 3 से। तो समीकरण 1 में देखो तो ए बी किसके बराबर, ए बी अपन डी बराबर है ए सी अपन डी एफ के, बराबर है बी सी अपन ई एफ के। समीकरण 3 में देखो ए बी अपन डी बराबर है ए सी अपन डी एफ के, बराबर है पी क्यू अपन ई एफ के, है ना जी। तो देखो तो इसमें भी ये ए बी और ए सी, ए बी अपन डी ई, ए सी अपन डी एफ किसके इक्वल है, बी सी अपन ई एफ के, है ना।
समीकरण 3 में भी देखो ए बी अपन डी ए सी अपन डी एफ किसके इक्वल है, पी क्यू अपन ई एफ के। तो जाहिर से बात है ये बी सी अपन ई एफ और पी क्यू अपन ई एफ ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो वही लिख दिया बी सी अपन ई एफ बराबर होगा पी क्यू अपन ई एफ के। पी क्यू अपन ई एफ बराबर है बी सी अपन ई एफ के 1 और 3 से। क्लियर है। ये ई एफ से ई एफ कटेगा ना, तो पी क्यू बराबर क्या आ गया, बी सी आ गया, पी क्यू बराबर बी सी। क्लियर है। अब हम लोग त्रिभुज लिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में। तो त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए बी, त्रिभुज डी पी क्यू के भुजा डी पी आपस में क्या है, बराबर है। त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए सी और त्रिभुज डी पी क्यू के भुजा डी क्यू आपस में क्या है, बराबर है। ये चीज़ कहाँ से लिखे है, रचना से। रचना में है ना ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू। ठीक है। और देखो त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए बी और त्रिभुज डी पी क्यू के भुजा पी क्यू आपस में क्या है, बी सी और पी क्यू आपस में बराबर है। ये लिखे हैं समीकरण 4 से कि बी सी और पी क्यू बराबर है। बराबर है ना समीकरण 4 से। तो किसी भी दो त्रिभुज में कोई दो त्रिभुज हो और उसके 3 चीज़ें बराबर हो, इनके तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है ना। तो वो दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सर्वांसम होंगे ना। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम होगा त्रिभुज डी पी क्यू के एस एस सर होगा समता से। ठीक है ना, यानी साइड साइड साइड, यानी इनके 3 भुजाएं आपस में बराबर है तो दोनों सर्वांसम। और दो सर्वांसम त्रिभुज के अगर दो त्रिभुज सर्वांसम हो तो उनके भुजाएं तो आपस में ये बराबर है ही, बाकी की चीज़ भी आपस में बराबर होंगी, यानी उनके कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण ए बराबर होगा कोण डी, कोण बी बराबर होगा कोण पी और कोण सी बराबर होगा कोण क्यू। ये चीज़ बराबर होगा। और देखो अपना मेन थ्योरम क्या था, मेन मतलब थ्योरम क्या बोल रहा था, यदि दो त्रिभुज हो उनके भुजाओं का अनुपात 1 हो तो संगत कोण बराबर होंगे। क्या होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। तो संगत कोण बराबर आ जाएंगे तो दोनों समरूप हो जाएंगे ना। तो देखो तो कोण ए बराबर कोण डी है तो कोण ए बराबर कोण डी चलेगा। ठीक है। फिर देखो कोण बी बराबर क्या है, कोण पी। कोण बी बराबर क्या है, कोण पी। और कोण पी किसके इक्वल है जी, कोण ई के इक्वल है। देखो तो समीकरण 2 में कोण पी किसके इक्वल है, कोण ई के इक्वल है। तो पी के पास कोण ई लिख सकते हैं। कोण सी बराबर कोण क्यू, ये तो ये दोनों सर्वांसम है तो इसलिए सीपीसीटी से आया है। ये कोण सी बराबर कोण क्यू आया है क्योंकि ये ए बी सी और डी पी क्यू सर्वांसम प्रूफ किया है ना, तो इसलिए। तो कोण सी बराबर कोण क्यू आया है तो कोण सी है तो कोण सी और क्यू के पास क्या लिख सकते हैं, कोण क्यू के पास लिख सकते हैं कोण एफ। बराबर है। यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के संगत कोण यहाँ पे आ गए बराबर। कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर आ गया कोण एफ। इसके तीनों संगत कोण बराबर हो गए। तो ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ एक दूसरे क्या हो जाएंगे, समरूप। क्या चीज़ से था, ए समरूपता से, क्योंकि इनके संगत कोण आपस में बराबर आए हैं तो ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए। और प्रूव यही ना करना था, यदि दो त्रिभुज हो उनके भुजाओं का अनुपात 1 हो तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है।